lifeline of national economy. अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। आपकी जो डेली लाइफ है, जो फोन आप अभी यूज कर रहे हैं, जो कपड़े आपने पहने हैं, ये सब चीजें आप तक आखिर पहुंची कैसे? देखिए, कुछ चीजें तो हमें अपने आसपास ही मिल जाती हैं, राइट? लेकिन ज्यादातर चीजें कहीं दूर बनती हैं, जिसे हम कहते हैं सप्लाई लोकेल, और फिर उन्हें वहां से हम तक यानी डिमांड लोकेल तक लाया जाता है। अब ये सामान अपने आप तो चलकर आएगा नहीं, है ना? इसके लिए जरूरी है मूवमेंट। और बस इसी जरूरी मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। सिंपल सोच के देखिए, ये एक ब्रिज की तरह है। एक तरफ है प्रोडक्शन, यानी जहां चीजें बन रही हैं, और दूसरी तरफ है कंजम्पशन, जहां हम और आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इन दोनों को जोड़ता है। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो फैक्ट्री में बना सामान फैक्ट्री में ही पड़ा रह जाएगा। तो चलिए एक प्रोडक्ट की जर्नी को देखते हैं इस इकोनॉमिक चेन के जरिए। सबसे पहले स्टेप 1 प्रोडक्शन। यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं, ठीक है? फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप ट्रांसपोर्टेशन। यही वो चीज है जो सामान को आगे बढ़ाती है। इसके बाद आते हैं ट्रेडर्स। ये लोग हैं जो इस मूवमेंट को आसान बनाते हैं, मार्केट को कनेक्ट करते हैं, और फिर आखिर में आते हैं हम कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट फाइनली हम तक पहुंच जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी देश की तरक्की यानी डेवलपमेंट सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो कितनी चीजें बना रहा है। असली बात तो ये है कि वो उन चीजों को कितनी तेजी से, कितनी एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। इसीलिए अगर फास्ट डेवलपमेंट चाहिए ना, तो एक सॉलिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना, वो तो एक शर्त है। बिल्कुल एक पावरफुल इंजन की तरह जो पूरी देश की इकोनॉमी की गाड़ी को आगे खींचता है। ठीक है, तो हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट एक इंजन है। तो फिर इस इंजन के पार्ट्स क्या हैं? ये काम कैसे करता है? ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे प्लैनेट पर बेसिकली 3 अलग अलग डोमेन्स में ऑपरेट करता है। चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। ओके, सो ये 3 डोमेन्स हैं। सबसे पहला लैंड। इसमें आती हैं हमारी रोड्स, रेलवेज और हाँ, पाइपलाइंस भी। फिर है वाटर। इसमें 2 तरह के हैं, इनलैंड यानी देश के अंदर नदियों वगैरह में, और ओवरसीज यानी समुंदर के पार। और आखिर में है एयर। ऑब्वियसली ये सबसे फास्ट है, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स आती हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं हिस्ट्री में, तो ज्यादातर टाइम तक ट्रांसपोर्ट बहुत ही लिमिटेड और स्लो था। सोच के देखिए। लेकिन फिर आया साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर, और उसने सब कुछ बदल दिया, एक रेवोल्यूशन ला दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस टेक्नोलॉजी ने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल के रख दिया। ये देखिए, ये कंपैरिजन सब कुछ साफ कर देता है। पास्ट में क्या था? ट्रेड एक छोटे से इलाके तक ही अटक जाता था। मूवमेंट के लिए क्या था? जानवर या हवा की ताकत, मतलब बहुत स्लो, बहुत मुश्किल। और अब प्रेजेंट में देखिए, टेक्नोलॉजी ने वो सारी हदें तोड़ दी हैं। आज हमारी दुनिया एक जाल से जुड़ी हुई है, फास्ट मूविंग नेटवर्क्स का जाल जो पूरे ग्लोब पर फैला हुआ है। और इस बदलाव को समझाने के लिए एक बहुत ही फेमस लाइन है। कहा जाता है कि आज एफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की मदद से पूरी दुनिया एक बड़े गांव में बदल गई है। अब इसका मतलब क्या है? ग्लोबल विलेज। सिंपल सा मतलब है कि अब दूरी यानी डिस्टेंस उतनी बड़ी बात नहीं रही। हम सब पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़े हुए। लेकिन एक मिनट, क्या ट्रांसपोर्ट अकेले सब कुछ कर सकता है? नहीं। असली मैजिक तब होता है जब ये पावर ट्रियो एक साथ काम करता है। कौन है ये 3? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड। ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बिल्कुल एक 3 पाए वाली स्टूल की तरह। एक भी पाया कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। सोच के देखिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट ट्रेड को पॉसिबल बनाता है, और अच्छा कम्युनिकेशन इस पूरे सिस्टम को स्मूथ चलाता है। ओके, तो ये सारी बातें आमतौर पर अच्छी लगती हैं, लेकिन अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम अपने देश इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इंडिया एक बहुत बहुत बड़ा देश है, साइज में भी और डाइवर्सिटी में भी। तो सवाल ये है कि आखिर ये लाइफलाइंस इतने बड़े, इतने वेरीड देश को एक साथ जोड़कर कैसे रखती हैं? और सच कहूं तो ये काफी अमेजिंग बात है। इतना बड़ा साइज, इतनी सारी भाषाएं, इतने अलग अलग कल्चर्स, इन सब के बावजूद इंडिया ना सिर्फ आपस में बल्कि पूरी दुनिया से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को। यही इसकी असली ताकत है। आपको इस वेल लिंक्ड होने का स्केल समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या आप जानते हैं इंडिया का रोड नेटवर्क कितना बड़ा है? ये 5.89 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। अब इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये इतना लंबा है कि आप पूरी धरती के 140 से ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं।
सोचिए जरा, ये नंबर ही बताता है कि हमारी कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक है। पर बात सिर्फ सड़कों की नहीं है, ठीक है? ये तरक्की कई चीजों का रिजल्ट है। एक तरफ तो है फिजिकल नेटवर्क्स, जैसे रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये लोगों को और सामान को मूव करते हैं। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, ये आइडियाज और डेटा को मूव करते हैं। इसमें सब कुछ है, पुराने जमाने के न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी से लेकर आज के सिनेमा और इंटरनेट तक। ये सब मिलकर ही देश की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। और इन सब लाइफलाइंस का असर कहाँ दिखता है? हमारी डेली लाइफ में। लोकल मार्केट से लेके इंटरनेशनल ट्रेड तक, ये सब हमारी इकोनॉमी को जिंदा रखते हैं, हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। वो सारी चीजें, सारी सहूलियतें जो हम रोज यूज करते हैं, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, सुबह जो चाय पीते हैं, ये सब हम तक इन्हीं कनेक्शंस की वजह से पहुंचता है। ये सब इसी का कमाल है। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसको आखिर में समेटते हैं। लेट्स गेट टू द फाइनल वर्डिक्ट। ये नेटवर्क्स, ये लाइफलाइंस हमारी मॉडर्न इकोनॉमी के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य शर्त, एक प्रीरेक्विजिट क्यों है? देखिए, अगर इस पूरे चैप्टर से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये स्टेटमेंट है। इसे ध्यान से सुनिए। आज के लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड के लिए एक डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक प्री रेक्विजिट है। इसके बिना आज की जो फास्ट पेस ट्रेड की दुनिया है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सिंपल एज दैट। चलिए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि सड़कें यानी रोडवेज कैसे हमारे देश की तरक्की की एक तरह से धड़कन है। ओके, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अ नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर, 62.16 लाख किलोमीटर्स। जी हाँ, आपने सही सुना। ये 2020-21 के डेटा के हिसाब से इंडिया के रोड नेटवर्क की टोटल लेंथ है। सोचकर देखिए कितना विशाल है ये नेटवर्क। ये नंबर अपने आप में ही काफी इम्प्रेसिव है, राइट? और पता है इस विशाल नेटवर्क का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे यहाँ रोडवेज का जो इतिहास है ना, वो रेलवेज से भी पहले का है। रोड्स हमेशा से ही हमारे देश को जोड़ने का एक सुपर इम्पोर्टेंट जरिया रही है। तो एक सवाल दिमाग में आता है, राइट? रोड ट्रांसपोर्ट आखिर इतना जरूरी क्यों है, स्पेशली जब हमारे पास इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क भी है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोड्स को रेलवेज के ऊपर आखिर क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट की इतनी इंपॉर्टेंस के पीछे कुछ बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रीजंस हैं। सबसे पहला, कॉस्ट। सड़क बनाने का जो खर्चा है यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो रेलवे लाइन बिछाने से काफी कम होता है। और इतना ही नहीं, सड़कों का मेंटेनेंस भी इजी है और सस्ता पड़ता है। ओके, तो अब डिटेल में जाते हैं। लेट्स लुक एट 6 की एडवांटेजेस। 6 ऐसे बड़े फायदे जिनकी वजह से रोड्स इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रूल करती हैं। तो एडवांटेज नंबर 1, लोअर कॉस्ट। जैसा हमने अभी बात की, सबसे बड़ा फैक्टर है पैसा। सड़क बनाने का खर्चा रेलवे लाइन से बहुत बहुत कम है और इसका सीधा असर ये होता है कि दूर दराज के रिमोट इलाकों को भी रोड नेटवर्क से जोड़ना फाइनेंशियली पॉसिबल हो जाता है। सिंपल, राइट? एडवांटेज नंबर 2, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टफ टेरेन। मतलब रोड्स ऐसी जगहों पर भी बनाई जा सकती हैं जहां जमीन बिल्कुल अजीबो-गरीब हो, काफी डाइसेक्टेड, ऊंची नीची, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में अंडुलेटिंग टोपोग्राफी कहते हैं। ऐसी डिफिकल्ट जगहों पर ट्रेन की पटरी बिछाना या तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या फिर आसान तो बिल्कुल नहीं। और इसी से जुड़ता है हमारा तीसरा एडवांटेज, कॉन्करिंग माउंटेन्स। ये पॉइंट तो कमाल का है। रोड्स जो हैं वो काफी ज्यादा ढलान यानी हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स पर भी चढ़ सकते हैं। सोच के देखिए, यही वजह है कि हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों को कनेक्ट करने के लिए रोड्स ही अकेले बेस्ट ऑप्शन है। क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग है ना। एडवांटेज नंबर 4, अब थोड़ा इकोनॉमिक्स पे आते हैं। अगर आपको थोड़े लोगों को या थोड़ा सा सामान शॉर्ट डिस्टेंस पर भेजना है तो रोड ट्रांसपोर्ट ही सबसे सस्ता पड़ता है। इट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। इस काम के लिए ट्रक्स, बसेस, कार्स यही सबसे परफेक्ट है। 5वां एडवांटेज तो हम सब रोज फील करते हैं, वो है डोर टू डोर सर्विस। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बेनिफिट है। इसका मतलब क्या है? सिंपल, सामान सीधा एक जगह से उठता है, से एक फैक्ट्री से, और आखिर में सीधा आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। बीच में कोई झंझट नहीं। इससे लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा और टाइम दोनों बचता है। सुपर कन्वीनियंट। और आखिरी, अ वेरी क्रूशियल एडवांटेज नंबर 6, द अल्टीमेट कनेक्टर। रोड्स एक फीडर लिंक की तरह काम करती हैं। सोचो, आप ट्रेन से, फ्लाइट से या शिप से कहीं पहुंचते हो
उसके बाद क्या? उसके बाद आपको सड़क ही चाहिए ना, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से या पोर्ट से अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। बिल्कुल। तो रोड्स बाकी सारे ट्रांसपोर्ट मोड्स को आपस में जोड़ती हैं। दे कंप्लीट द एंटायर जर्नी। तो अब तक हमने ये सारे एडवांटेजेस देखे, राइट? अब इन सब चीजों को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल जो इन सभी बातों को बिल्कुल सच साबित कर देगा। हम बात कर रहे हैं एक मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल की, द अटल टनल। और ये कोई ऐसी वैसी टनल नहीं है। अटल टनल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, दुनिया की सबसे लंबी। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कितनी लंबी? 9.02 किलोमीटर्स। जरा इमेजिन कीजिए, एक विशाल पहाड़ के अंदर से उसे चीरते हुए 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रास्ता। अमेजिंग। और बात सिर्फ लेंथ की नहीं है। ये टनल समुद्र तल से यानी मीन सी लेवल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। सोच सकते हैं, इतनी हाइट पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करना, ये एक जबरदस्त इंजीनियरिंग चैलेंज था। तो चलिए इसके कुछ की फैक्ट्स जल्दी से देख लेते हैं। इसे बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी BRO ने। लोकेशन हिमालयाज के पीर पंजाल रेंज, और ये कनेक्ट करती है मनाली को लाहौल स्पीति वैली से। पर इसका सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है? ऑल ईयर कनेक्टिविटी। पहले पता है क्या होता था? ये पूरी वैली सर्दियों में भारी बर्फ की वजह से लगभग 6 महीने तक बाकी देश से पूरी तरह कट ऑफ हो जाती थी। लेकिन इस टनल ने सब कुछ बदल दिया। उन 6 महीनों की मजबूरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब लाहौल स्पीति वैली साल के 365 दिन 24/7 मनाली और बाकी इंडिया से कनेक्टेड रहती है। ये वहां के लोगों के लिए सही मायनों में एक लाइफलाइन है। और ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, एक रास्ता नहीं है। इसे बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाया गया है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। हर 60 मीटर पे इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, कि कैसे रोड्स मुश्किल से मुश्किल इलाकों को भी आपस में जोड़ सकती हैं। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? यही कि रोडवेज सच में इंडिया की लाइफलाइंस हैं। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं है, ये देश की इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस का, विकास का रास्ता है। हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रोड्स। तो आपने कभी सोचा है कि आप जिस सड़क पर चलते हैं वो असल में किस कैटेगरी में आती है? चलिए आज इसको समझते हैं। देखिए, इंडिया में रोड्स को उनकी कैपेसिटी और फंक्शन के बेसिस पर 6 यानी 6 अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। ये क्लासिफिकेशन उनके रोल और इंपॉर्टेंस को समझने में हमारी बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले आते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है जिसे 2001 में लॉन्च किया गया था। और इसका मेन एम क्या था? इंडिया के जो बड़े बड़े मेगा सिटीज हैं उन्हें एक हाई स्पीड रोड नेटवर्क से आपस में जोड़ना। अब जरा इसका स्केल देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये सुपर हाईवे नेटवर्क देश के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। और इसकी टोटल लेंथ, कैन यू बिलीव इट, 5846 किलोमीटर्स है। इसके अलावा 2 मेजर कॉरिडोर्स भी हैं। एक है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो सीधा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, और दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो असम के सिलचार से गुजरात के पोरबंदर तक। बेसिकली ये पूरे देश को, उसके चारों कोनों को एक साथ ला रहा है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सा जवाब है टाइम और डिस्टेंस को कम करना। मतलब मेगा सिटीज के बीच ट्रैवल को सुपर फास्ट और एफिशिएंट बनाना। सोच के देखिए, पहले जहां दिल्ली से मुंबई रोड से जाना मतलब 24 घंटे से भी ज्यादा, अब इस गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की वजह से वही सफर सिर्फ 14 से 16 घंटे का हो गया है। इससे ट्रेड, ट्रैवल सबको एक जोरदार बूस्ट मिला है। तो सवाल उठता है, इतने मैसिव प्रोजेक्ट को हैंडल कौन कर रहा है? इसकी जिम्मेदारी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में NHAI कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले लेवल्स को, नेशनल और स्टेट हाईवेज। आप इन्हें देश और राज्यों की आर्टरीज यानी लाइफलाइंस भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, नेशनल हाईवेज जो हैं वो देश के एक्सट्रीम पार्ट्स को, दूर दराज के हिस्सों को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा प्राइमरी रोड सिस्टम है और इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेट हाईवेज का काम है एक स्टेट की कैपिटल को उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से जोड़ना। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनकी देखभाल स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। तो एक देश को जोड़ता है, दूसरा राज्य को। ओके, तो नेशनल और स्टेट लेवल से अब थोड़ा नीचे आते हैं, लोकल लेवल पर।
यहाँ हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट और रूरल रोड्स की। ये वो सड़कें हैं जो लोकल कम्युनिटीज को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका काम है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को उसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे इंपॉर्टेंट जगहों से कनेक्ट करना। बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्मूथ कनेक्टिविटी बनाए रखना। इसके बाद आती हैं रूरल रोड्स। इन्हें अदर रोड्स की कैटेगरी में भी डाला जाता है। ये सड़कें दोस्तों गांव और रूरल एरियाज को शहरों से जोड़ती हैं। आप इमेजिन कीजिए, ये गांव के किसान के लिए लाइफलाइन है, जिससे वो अपनी फसल शहर तक ला पाता है या बच्चों को स्कूल पहुंचाने का जरिया है। और इन्हीं सड़कों को एक स्पेशल पुश मिला है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर। ये स्कीम साल 2000 में लॉन्च हुई थी और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही पावरफुल है। देखिए, देश के हर गांव को एक मेजर टाउन से एक ऑल सीजन मोटरेबल रोड से जोड़ना। मतलब चाहे बारिश हो या गर्मी, गांव का कनेक्शन शहर से नहीं टूटना चाहिए। कितना जरूरी लक्ष्य है। अच्छा, अब हम आते हैं एक बहुत ही यूनिक और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर, बॉर्डर रोड्स। इनका काम है देश की सीमाओं यानी फ्रंटियर्स की सुरक्षा करना और वहां तक हमारी पहुंच को आसान बनाना। तो इन स्ट्रेटेजिक रोड्स को बनाने और मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसके लिए साल 1960 में एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक अंडरटेकिंग है। तो भाई करता क्या है? वेल, इनका काम देश की सुरक्षा के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। जैसा आप यहां देख सकते हैं, ये सिर्फ सड़कें नहीं बनाते, ये मुश्किल पहाड़ी इलाकों में एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करते हैं। सोच के देखिए, इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर हमारी आर्मी और मिलिट्री व्हीकल्स बॉर्डर तक तेजी से पहुंच सकते हैं। पर इसका फायदा सिर्फ मिलिट्री को नहीं होता, इससे उन इलाकों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। लोकल लोगों के लिए मार्केट तक पहुंचना आसान हो जाता है, टूरिज्म बढ़ता है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि सड़कों को उनके काम के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं, पर एक और तरीका है इन्हें क्लासिफाई करने का, और वो है मटेरियल के बेसिस पर। यानी ये सड़कें आखिर बनती किस चीज से हैं। इस बेसिस पर रोड्स दो तरह की होती हैं, मेटल्ड और अनमेटल्ड। और इन दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल सिंपल है। मेटल्ड रोड्स, जिनको हम आम भाषा में पक्की सड़कें कहते हैं, इस सीमेंट, कंक्रीट या बिटुमिन से बनती हैं। बिटुमिन यानी जिसे हम तार भी बोलते हैं, क्योंकि ये इतने मजबूत मटेरियल से बनती हैं। ये ऑल वेदर रोड्स होती हैं, मतलब हर मौसम में इन पर ट्रैवल पॉसिबल है। दूसरी तरफ है अनमेटल्ड या कच्ची सड़कें, जो अक्सर बारिश के मौसम में यूज के लायक नहीं रहती। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, रेलवेज। तो सबसे पहले आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेलवेज इंडिया के लिए इतनी जरूरी, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पता है, इन्हें सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, बल्कि हमारे देश की लाइफलाइन, हाँ, जीवन रेखा माना जाता है। तो आखिर रेलवेज का काम क्या है, इसका रोल क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर समझें तो ये इंडिया में सामान, जिसे हम फ्रेट कहते हैं, और लोग यानी पैसेंजर्स, इन दोनों के लिए ट्रांसपोर्ट का सबसे मेन, सबसे प्रिंसिपल मोड है। और सोचिए जरा, रेलवेज की वजह से कितनी अलग अलग एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती हैं। आपको बिजनेस ट्रिप पे जाना है, रेलवेज हैं। घूमने फिरने यानी साइट सीइंग करनी है, रेलवेज हैं। तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिमेज, उसके लिए भी रेलवेज हैं। और हाँ, लंबी लंबी दूरियों तक सामान पहुंचाना हो, तब तो रेलवेज के बिना काम ही नहीं चल सकता। और आप जानते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 150 सालों से भी ज्यादा से रेलवेज ने एक ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स की तरह काम किया है। मतलब एक ऐसी ताकत जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ा है। इतना ही नहीं, रेलवेज हमारे देश की पूरी इकोनॉमिक लाइफ को आपस में बांध कर रखती है। और इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर यानी उद्योग और खेती दोनों के डेवलपमेंट की स्पीड को, उसकी रफ्तार को और भी तेज कर देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना विशाल नेटवर्क, ये बना कैसे? शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? चलिए इसके हिस्टोरिक जर्नी पर एक नजर डालते हैं, फ्रॉम अ सिंगल ट्रैक टू दिस मैसिव नेटवर्क। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1853 में। इमेजिन कीजिए, देश की सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने के लिए निकली थी। और कितनी दूरी तय की थी? सिर्फ 34 किलोमीटर्स, बस इतना सा। और उस 34 किलोमीटर से आज हम कहाँ आ गए हैं? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। आज इंडियन रेलवेज 1.2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है। इसीलिए तो ये देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सोचो, 12 लाख से भी ज्यादा लोग। अब इतना बड़ा नेटवर्क मैनेज कैसे होता है? इस पूरे विशाल नेटवर्क को आसानी से चलाने के लिए देश भर में 17 अलग अलग रेलवे जोन्स में बांटा गया है। तो सोचिए,
पूरे देश में रेलवे लाइंस बिछाना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा, खासकर इंडिया जैसे देश में जहां इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं बड़ी बड़ी नदियां, तो कहीं दूर तक फैला रेगिस्तान। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। तो इन सब मुश्किलों के बावजूद ये नेटवर्क बना कैसे, आइए देखते हैं। ओके, तो शुरुआत में सबसे आसान काम कहा था, वो था हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, यानी उत्तरी मैदानों में। इसका रीजन बिल्कुल साफ है, वहां की जमीन एकदम लेवल है, फ्लैट है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज भी खूब हैं। तो ऐसी जगह पर रेलवे लाइंस बिछाना सबसे ज्यादा फेवरेबल था, सबसे आसान था। लेकिन ये तो हुई आसान जगह की बात। जहां नॉर्दर्न प्लेन्स में कंडीशंस इतनी आसान थीं, वहीं देश के दूसरे हिस्सों में एक से बढ़कर एक मुश्किलें यानी ऑब्स्टिकल्स थे। सोच के देखिए, बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर ब्रिजेस बनाने पड़े, हिली टेरेन्स यानी पहाड़ी इलाकों को काटना पड़ा, यहाँ तक कि रेगिस्तान और घने जंगलों के बीच से भी रास्ता निकालना पड़ा। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ जगह ऐसी थीं जहां रेलवे ट्रैक्स बिछाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, जैसे कि पेनिनसुला रीजन के हिली टेरेन्स या फिर हिमालयन माउंटेन्स, जहां ऊंचाई भी ज्यादा है और लोग भी कम रहते हैं। फिर आता है वेस्टर्न राजस्थान का रेतीला मैदान, गुजरात के दलदली इलाके यानी स्वॉम्प्स, और हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के घने जंगल भी एक बहुत बड़ी रुकावट थे। इतना ही नहीं, हमारे वेस्ट कोस्ट पर जो सह्याद्री माउंटेन्स हैं, वो भी एक दीवार की तरह खड़े थे, एक बहुत बड़ा बैरियर। ट्रेनों के लिए इनको पार करना लगभग नामुमकिन था। तो रास्ता कैसे निकला? सिर्फ उन नेचुरल गैप्स या पासेस से जिन्हें हम घाट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन रीसेंट टाइम्स में इंजीनियरिंग ने कमाल कर दिया है। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है कोंकण रेलवे। ये उसी वेस्ट कोस्ट के किनारे बनाई गई है, और सच में इसने इंडिया के उस बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन में आना जाना यानी मूवमेंट एकदम आसान बना दिया है। एक रियल गेम चेंजर है। पर हाँ, इस मॉडर्न इंजीनियरिंग मावल को भी अपने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। प्रकृति के सामने सबको झुकना पड़ता है। इस रूट पर कुछ जगहों पर ट्रैक्स का जमीन में धंसना और मॉनसून के टाइम पर खतरनाक लैंडस्लाइड्स होना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे इसे आज भी जूझना पड़ता है। तो ये तो हो गई ज्योग्राफिकल चैलेंजेस की बात। लेकिन इसके अलावा भी इंडियन रेलवेज को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो उसके डे टू डे यानी रोजमर्रा के ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं। और इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स तो काफी सीरियस हैं, जैसे आज भी बहुत सारे पैसेंजर्स बिना टिकट के सफर करते हैं, रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी होती है, उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। ये सब चीजें हमारे सिस्टम को अंदर से कमजोर करती हैं। और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो शायद आपने भी देखी या सुनी होगी, वो है लोगों का बेवजह अननेसेसरीली चेन पुल करके ट्रेन रोक देना। शायद ये किसी को एक छोटा सा काम लगे, पर इसका असर पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क पर पड़ता है, और इस वजह से ट्रेन्स में हैवी मैसिव डिलेज होती। तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट का तीसरा मोड, पाइपलाइंस। आप जानते हैं, इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन मैप पर ना पाइपलाइन एक नया सा एडिशन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले के जमाने में इनका काम बस इतना था कि शहरों तक पानी पहुंचा दें, लेकिन अब इनका रोल बिल्कुल बदल चुका है। आजकल पाइपलाइंस क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस को सीधा उनके सोर्स यानी ऑयल फील्ड से रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंचाती हैं। अच्छा, एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं, पाइपलाइन से सिर्फ लिक्विड या गैस ही नहीं बल्कि सॉलिड्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। शॉकिंग है ना? जी हाँ, जब सॉलिड्स को पानी में मिलाकर एक गाढ़ा सा लिक्विड मिक्सचर बना दिया जाता है, जिसे हम स्लरी कहते हैं, तब उसे भी पाइपलाइंस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पाइपलाइंस इतनी इम्पोर्टेंट हैं क्यों? क्या फायदा है इनका? आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इनकी वजह से इंडस्ट्रीज देश के अंदरूनी हिस्सों में भी लग पाई हैं। आप सोचिए, बरूनी, मथुरा और पानीपत जैसी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज समुद्र से कितनी दूर है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था अगर पाइपलाइंस ना होती। ये सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइंस की वजह से पॉसिबल हुआ। अब बात करते हैं खर्चे की। देखिए, पाइपलाइंस को बिछाना यानी इनका इनिशियल कॉस्ट वो तो काफी हाई होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक बार ये सेटअप हो गया ना, तो इसको चलाने का खर्चा यानी इसका रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो ये एक तरह की वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसके फायदे सालों साल मिलते हैं। और एक और सुपर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, इसमें ना ट्रांसशिपमेंट का कोई झंझट ही नहीं होता। मतलब सामान को
एक ट्रक से ट्रेन या ट्रेन से शिप पर लोड अनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। इससे क्या होता है, जो सामान रास्ते में खराब हो जाता था या लेट हो जाता था, वो सब प्रॉब्लम्स खत्म। मटेरियल सीधा सोर्स से निकलता है और नॉन स्टॉप डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। ओके, तो अब जब हमने फायदे समझ लिए हैं, चलिए अब नजर डालते हैं इंडिया के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स पर। ये समझ लीजिए, देश की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइंस हैं। सबसे पहला नेटवर्क है ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक। ये शुरू होता है अपर असम के तेल के कुओं से और जाता है सीधा उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब कानपुर तक। और इस सफर में ये गुवाहाटी, बरानी और प्रयागराज जैसे जरूरी शहरों से होकर गुजरता है। अब इस मेन लाइन से ना कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकलती हैं जो दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर्स को जोड़ती हैं। जैसे एक ब्रांच बरौनी से हल्दिया जाती है राजबंद के रास्ते, फिर वहीं से एक और ब्रांच राजबंद से मोरीग्राम तक, और एक तीसरी ब्रांच गुवाहाटी से सिलीगुड़ी को कनेक्ट करती है। ओके, अब आते हैं दूसरे मेजर नेटवर्क पर। ये चलता है वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, शुरू होता है गुजरात के सलाया से और सीधा पंजाब के जलंधर तक पहुंचता है। और इसके रास्ते में विरमगम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत जैसे बड़े शहर आते हैं। और हाँ, इस नेटवर्क की भी अपनी ब्रांच है। जैसे एक ब्रांच गुजरात में ही कोयाली तक जाती है जो वडोदरा के पास है। इसके अलावा चक्षु और कई दूसरी जगहों को भी इस मेन लाइन से जोड़ा गया है। अब आते हैं तीसरे और शायद हिस्टोरिकली सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क पर, द HVJ पाइपलाइन। ये कोई आम पाइपलाइन नहीं थी, ये इंडिया की पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन थी, मतलब देश के एक छोर से दूसरे तक। इसने तो पूरा गेम ही बदल दिया था। जरा इसकी लेंथ इमेजिन कीजिए, पूरे 1700 किलोमीटर्स, इट्स मैसिव। इसका पूरा नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, लेकिन आसानी के लिए हम सब इसे HVJ पाइपलाइन कहते हैं। तो इसका काम क्या था? इसका मेन मिशन था मुंबई हाई और बसेन के बड़े गैस फील्ड्स को वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया के जरूरी प्लांट से जोड़ना, चाहे वो फर्टिलाइजर प्लांट्स हो, पावर प्लांट्स हो या दूसरी इंडस्ट्रीज। बेसिकली ये नेचुरल गैस को वहां पहुंचाती थी जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। HVJ तो बस शुरुआत थी। उसके बाद से तो इंडिया का पाइपलाइन नेटवर्क इतनी तेजी से एक्सपेंड हुआ है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कितना बड़ा है ये एक्सपेंशन। आप इस नंबर से ही सब कुछ समझ आएंगे। हमने शुरुआत की थी 1700 किलोमीटर से और आज हमारे पास 18,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। जस्ट थिंक अबाउट दैट जंप। ये ग्रोथ ही बताता है कि इंडिया की एनर्जी नीड्स कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। तो चलिए ट्रांसपोर्ट के चौथे मोड यानी वाटरवेज पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे इंडिया की शानदार समुद्री विरासत से, उसके बाद समझेंगे कि आज भी पानी के रास्ते इतने जरूरी क्यों हैं। फिर हम देश के जो मेन नेशनल वाटरवेज हैं उनकी सैर करेंगे, उनके विशाल नेटवर्क को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में हम जानेंगे कि ये इंडिया के ट्रेड यानी व्यापार की लाइफलाइन आखिर हैं कैसे। पानी के रास्ते ट्रैवल करना ना, ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो हमारे खून में है, हमारी हिस्ट्री का, हमारी हजारों साल पुरानी विरासत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सोचिए, बहुत बहुत प्राचीन काल से ही इंडियन नाविक यानी सीमन समुंदर के रास्ते दूर दूर तक जाते थे और वो सिर्फ सामान ही नहीं ले जाते थे, बल्कि अपने साथ इंडियन कॉमर्स यानी व्यापार के तरीके और हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति को भी पूरी दुनिया में फैलाते थे। वो अकेले नहीं चलते थे, एक पूरी लेगेसी, एक पूरी विरासत लेकर चलते थे। तो सवाल ये उठता है कि इतने सालों बाद भी आज के इस मॉडर्न जमाने में हम वाटरवेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आखिर इसके ऐसे क्या फायदे हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है इसकी जबरदस्त एफिशिएंसी। एक सिंपल सा आइडिया लीजिए, एक ट्रेन या शायद हजारों ट्रक का सामान एक बड़ा जहाज अकेले ले जा सकता है। इसीलिए ये न सिर्फ सबसे सस्ता ऑप्शन है, बल्कि सीमेंट, स्टील और कोल जैसे भारी भरकम सामान के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। प्लस इसमें फ्यूल भी कम खर्च होता है, जिसका सीधा मतलब है कम पोल्यूशन। तो ये एक विन विन सिचुएशन है, इकोनॉमी के लिए भी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। अच्छा, अब बात करते हैं इंडिया के इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फाउंडेशन की, उसकी नींव की। ये हैं देश के 5 सबसे जरूरी नेशनल वाटरवेज, जो बिल्कुल आर्टरीज की तरह देश के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1 से। ये पवित्र गंगा नदी पर बना है, जो प्रयागराज से शुरू होकर हल्दिया पोर्ट तक पूरे 1620 किलोमीटर का लंबा सफर तय करता है। ये रूट नॉर्थ इंडिया के इकोनॉमिक हार्टलैंड को समुद्री पोर्ट से जोड़ता है, जो इसे देश के लिए बेहद जरूरी बनाता है।
अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन यानी नेशनल वाटरवे नंबर 2 पर। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक फैला हुआ है। ये 891 किलोमीटर का रूट इस पूरे रीजन के लिए कनेक्टिविटी और ट्रेड का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। ये बेसिकली इस एरिया को बाकी देश से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा लिस्ट है नेशनल वाटरवे नंबर 3। ये केरला के खूबसूरत बैकवाटर्स और वेस्ट कोस्ट केनाल से गुजरता है। कोट्टापुरम से कोल्लम तक का ये 205 किलोमीटर का नेटवर्क न सिर्फ ट्रेड बल्कि टूरिज्म के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 4 पर, जो साउथ इंडिया की 2 बड़ी नदियों गोदावरी और कृष्णा को काकीनाडा पुदुचेरी केनाल सिस्टम के जरिए जोड़ता है। 1078 किलोमीटर लंबा ये वाटरवे एक वाइटल लिंक है जो इस एरिया की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को सपोर्ट करता है। और इस नेटवर्क का 5वां और आखिरी हिस्सा है NW5। ये ईस्ट इंडिया में ब्राह्मणी, मताई और महानदी डेल्टा सिस्टम को जोड़कर 588 किलोमीटर का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है। इसका मेन काम है मिनरल रिच एरियाज को पोर्ट से कनेक्ट करना। लेकिन अहम कहानी सिर्फ इन 5 तक ही सीमित नहीं है। इनके अलावा भी आप देखिए, गोवा से लेकर सुंदरबंस तक और बराक नदी से केरला के बैकवाटर्स तक देश में छोटे बड़े कई वाटरवेज हैं जो लोकल इकोनॉमी की बिल्कुल जान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक्चुअली आने वाले समय में इसको और भी एक्सपैंड करने के लिए हाल ही के वर्षों में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। साल 2016 में एक बिल्कुल गेम चेंजिंग कदम उठाया गया, द नेशनल वाटरवेज एक्ट। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, देश के वाटर ट्रांसपोर्ट को एक नई उड़ान देना। और इसके तहत 1-2 नहीं बल्कि पूरे 111 इनलैंड वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज का दर्जा दे दिया गया। जरा इस नंबर को देखिए, 14,500 किलोमीटर्स। ये इतना लंबा नेटवर्क है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3 बार से भी ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। ये इंडिया का पोटेंशियल है, एक ऐसा विशाल नेटवर्क जिसे अब अनलॉक किया जा रहा है। तो सोचिए, पहले 5 और अब 111। ये कोई मामूली जंप नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। अब वाटरवेज को सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि रेल और रोड ट्रांसपोर्ट का एक बराबर का साथी माना जा रहा है जो उनका बोझ हल्का कर सके। अच्छा, तो अब तक हमने देश के अंदर की आर्टरीज यानी इनलैंड वाटरवेज की बात की, लेकिन ये नदियां और कैनाल्स आखिरकार समंदर में ही तो मिलती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि समुद्री रास्ते यानी सी रूट्स इंडिया के फॉरेन ट्रेड के लिए कितने जरूरी हैं। देखें, इनलैंड वाटरवेज देश के अंदर सामान ले जाने के लिए हैं, लेकिन जब बात दूसरे देशों से ट्रेड की आती है तो सारा का सारा काम समुद्र तट पर बने पोर्ट्स यानी बंदरगाहों से ही होता है। और ये आंकड़ा ये आपको हैरान कर देगा। देश का 95% ट्रेड वॉल्यूम यानी कुल सामान का 95% हिस्सा समुद्र के रास्ते ही आता जाता है। 95%। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है? वॉल्यूम यानी वजन के हिसाब से 95% ट्रेड समुद्र से होता है, लेकिन कीमत यानी वैल्यू के हिसाब से यह 68% है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि समुद्र से ज्यादातर भारी लेकिन सस्ती चीजें आती हैं, जैसे कोयला, आयरन ओर या क्रूड ऑयल, जबकि हल्की लेकिन महंगी चीजें फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स या डायमंड्स वो शायद एयर कार्गो से आती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इंडिया के मेजर सीपोर्ट्स के बारे में। ये हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तीसरा और एक बेहद इंपॉर्टेंट मोड है, वाटरवेज। तो आइए सबसे पहले इंडिया की शान, इसकी विशाल समुद्र तट यानी इसकी कोस्ट लाइन को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल फीचर नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के ट्रेड यानी व्यापार के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। इतनी विशाल कोस्ट लाइन पर ही तो स्थित है वो सारे बड़े और छोटे पोर्ट्स जो देश की इकोनॉमी को रफ्तार देते हैं। और इस स्लाइड पर जो डेटा है वो बहुत अहम भी है और कमाल का भी। देश में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और ये 12 पोर्ट्स मिलकर इंडिया का 95% फॉरेन ट्रेड हैंडल करते हैं। जी हाँ, 95%। सोच लीजिए इनकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम इंडिया के वेस्ट कोस्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और गुजरात से लेकर केरला तक के सभी मेजर पोर्ट्स को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। रेडी? हमारी पहली मंजिल है गुजरात में दीनदयाल पोर्ट, जिसे पहले कांदला पोर्ट के नाम से जाना जाता था। ये पोर्ट आज़ादी के ठीक बाद डेवलप किया गया पहला पोर्ट था। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पार्टीशन के बाद जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया था। इस पोर्ट की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले दीनदयाल पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है। इसका मेन काम
मुंबई पोर्ट पर जो ट्रेड का इतना प्रेशर रहता है उसे कम करना। और आप देखिए, ये पोर्ट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे बड़े बड़े स्टेट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हैंडल करता है। अब सवाल उठता है, ये टाइडल पोर्ट आखिर होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा पोर्ट है जहां पानी का लेवल समुद्र के टाइड्स यानी ज्वार भाटा के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए जहाज़ों को हाई टाइड के वक्त ही पोर्ट में एंटर या एग्जिट करना होता है। चलिए अब महाराष्ट्र चलते हैं, सीधे मुंबई पोर्ट की तरफ। ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और इसके पास एक बहुत ही विशाल और वेल शेल्टर्ड नेचुरल हार्बर है, यानी एक प्राकृतिक बंदरगाह। अब ये स्लाइड एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन स्टोरी बताती है। प्रॉब्लम ये थी कि मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा होने के कारण ट्रेड वॉल्यूम से बिल्कुल ओवरबर्डन्ड हो गया था। सोल्यूशन क्या निकाला? इसके पास ही एक नया मेजर पोर्ट डेवलप किया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT, ताकि मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट किया जा सके। वेस्ट कोस्ट पर हमारा अगला स्टॉप है गोवा का मोर्मुगांव पोर्ट। ये पोर्ट एक खास चीज के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, और वो खास चीज है आयरन ओर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के टोटल आयरन ओर एक्सपोर्ट का लगभग 50%, जी हाँ, आधा हिस्सा अकेले मोर्मुगांव पोर्ट से हैंडल होता है। दैट्स मैसिव। थोड़ा और साउथ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम हैं कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट पर। ये पोर्ट भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके जो कुद्रेमुख माइंस से निकले आयरन ओर के कॉन्सेंट्रेट्स हैं उनके लिए। और अब हम वेस्ट कोस्ट के आखिरी मेजर पोर्ट पर पहुंच गए हैं, कोचिन पोर्ट, केरला। ये देश का एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है जो एक लगून की एंट्रेंस पर बना है और इसके पास भी एक खूबसूरत नेचुरल हार्बर है। तो वेस्ट कोस्ट का सफर यहाँ पूरा हुआ। चलिए अब हम अपनी जर्नी का रुख बदलते हैं और इंडिया के ईस्ट कोस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ हम तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल तक के पोर्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ईस्ट कोस्ट पे हमारा पहला स्टॉप है तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जिसे आमतौर पर टूटिकोरिन पोर्ट भी कहते हैं। ये एक नेचुरल हार्बर वाला पोर्ट है और यहाँ से हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका और मालदीव्स के साथ काफी ट्रेड होता है। तमिलनाडु में ही थोड़ा और ऊपर चलते हैं, चेन्नई पोर्ट की तरफ। ये देश के सबसे पुराने आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित पोर्ट्स में से एक है और ट्रेड वॉल्यूम के मामले में ये मुंबई के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आता है। हमारा अगला स्टॉप है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट। इस पोर्ट की अपनी ही कुछ खास बातें हैं जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है, जैसे कि ये इंडिया का सबसे गहरा लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। अब आप सोचेंगे लैंडलॉक्ड पोर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पोर्ट जमीन से घिरा हुआ है और एक मैन मेड चैनल के जरिए समुद्र से जुड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ओडिशा के पाराद्वीप पोर्ट की तरफ। ये पोर्ट भी खास तौर पर आयरन ओर के एक्सपोर्ट में स्पेशलाइज करता है। और अब हम अपने इस सफर के आखिरी मेजर पोर्ट पर आ गए हैं, वेस्ट बंगाल का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यानी अपना कोलकाता पोर्ट। ये एक बहुत ही यूनिक पोर्ट है क्योंकि ये समुद्र के किनारे नहीं बल्कि एक इनलैंड रिवरीन पोर्ट है। तो रिवराइन पोर्ट क्या होता है? ये एक ऐसा पोर्ट है जो समुद्र पर ना होकर हुगली जैसी नदी पर स्थित होता है। इसकी वजह से नदी के तल को साफ रखने के लिए लगातार ड्रेजिंग यानी तलछट की सफाई करनी पड़ती है। और बिल्कुल मुंबई पोर्ट की तरह ही कोलकाता पोर्ट की भी एक प्रॉब्लम सोल्यूशन स्टोरी है। प्रॉब्लम थी कि कोलकाता पोर्ट पर प्रेशर बढ़ रहा था और हुगली नदी में सिल्ट भी काफी जमा हो रहा था। सोल्यूशन के तौर पर हल्दिया पोर्ट को एक सहायक पोर्ट यानी सब्सिडियरी पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया ताकि इस प्रेशर को कम किया जा सके। तो ये था हमारा सफर इंडिया के वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के मेजर सी पोर्ट्स का। हमने देखा कि हर पोर्ट की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक स्पेशलाइजेशन है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इन सेंटिनल्स ऑफ द शोर यानी समुद्र तट के इन प्रहारियों का। इस टेबल में आप सभी 12 मेजर पोर्ट्स को एक साथ देख सकते हैं। वेस्ट कोस्ट पर गुजरात का दीनदयाल एक टाइडल पोर्ट है। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे बड़ा है और JNPT उसे सपोर्ट करता है। गोवा का मोर्मुगांव प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टर है। कर्नाटका का न्यू मैंगलोर कुद्रेमुख माइंस एक्सपोर्ट करता है और केरला का कोचिन एक नेचुरल हार्बर है। फिर ईस्ट कोस्ट पर आते हैं। तमिलनाडु में है वीओ चिदम्बरनार और देश का दूसरा सबसे बिजी चेन्नई पोर्ट। आंध्रा का विशाखापत्तनम सबसे गहरा लैंडलॉक पोर्ट है। ओडिशा का पाराद्वीप आयरन ओर में स्पेशलाइज करता है और वेस्ट बंगाल में कोलकाता एक यूनिक रिवरीन पोर्ट है जिसे हल्दिया पोर्ट सपोर्ट करता है। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए ट्रांसपोर्ट के 5वें मोड यानी एयरवेज की बात करते हैं। सोचो हमारे पास ट्रैवल करने के कितने सारे तरीके हैं, राइट?
लेकिन उन सब में से एक ने सच में पूरी दुनिया को छोटा कर दिया है, और वो है एयर ट्रैवल। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं है, ये तो एक मॉडर्न मार्वल है, एक जादू है जिसने डिस्टेंस की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी है। तो आखिर एयर ट्रैवल इतना स्पेशल है क्यों? वेल, इसके 3 सीधे साधे कारण हैं। पहला, ये सबसे तेज है, मतलब जो सफर दिनों का था वो अब घंटों में निपट जाता है। दूसरा, आराम, इसमें कंफर्ट बेजोड़ है। और हाँ, तीसरा, थोड़ा प्रेस्टीज वाला मामला भी है, इसे अक्सर ट्रैवल का सबसे शानदार तरीका माना जाता है। लेकिन इन फायदों से भी आगे आइए देखते हैं कि इंडिया जैसे देश के लिए ये इतना जरूरी, इतना क्रूशियल क्यों है। एयर ट्रैवल की जो असली ताकत है ना, वो तब सामने आती है जब हम मुश्किल इलाकों यानी डिफिकल्ट टेरेन्स की बात करते हैं। आप सोचिए, जहां सड़कें और रेलवे लाइंस बनाना आसान नहीं, वहां एयरक्राफ्ट आसमान से इन सभी मुश्किलों को पार करके आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। इंडिया जैसा इतना बड़ा और ज्योग्राफिकली डाइवर्स देश, यहां के लिए एयर ट्रैवल सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत क्यों है? आखिर यहां इसकी इतनी अहमियत क्यों है? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, इंडिया की ज्योग्राफी में कई बड़ी चुनौतियां हैं। यहाँ हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, इतने घने जंगल हैं और लंबी समुद्री सीमाएं हैं। जमीन के रास्ते इन सबको पार करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन एयरवेज के लिए ये बस एक सीधी सी उड़ान है। अब इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखना है ना, तो चलिए हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में इमेजिन करके देखिए। ये इलाका बड़ी बड़ी नदियों से, ऊबड़ खाबड़ जमीन से, घने जंगलों से और लगातार आने वाली बाढ़ से घिरा हुआ है। ऐसे हालात में एयर ट्रैवल ही वहां के लोगों के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है। ये एक्सेस को इतना आसान बना देता है कि क्या कहने। तो इस चैलेंज का सामना जमीन पर तो नहीं, पर हवा में कैसे किया जा रहा है? इसका जवाब एक रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन में है, जिसका नाम है पवन हंस। ये एक ऐसी हेलीकॉप्टर सर्विस है जो उन जगहों तक पहुंचने के लिए बनाई गई है जहां पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। सो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड आखिर करता क्या है? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा काम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी को उनके ऑफशोर ऑपरेशंस में सपोर्ट करना, मतलब समुद्र के बीच में बने प्लेटफॉर्म से तेल और गैस निकालने में मदद करना। बट दैट्स नॉट ऑल, ये देश के सबसे दूरदराज और दुर्गम इलाकों में भी अपनी जरूरी सर्विसेज देता है। पवन हंस इंडिया के कुछ सबसे चैलेंजिंग इलाकों में काम करता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू और कश्मीर के अंदरूनी हिस्से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और यहां यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक कमर्शियल सर्विस नहीं है, ये इन इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों और सरकारी कामकाज दोनों के लिए एक एसेंशियल लाइफलाइन है। अब तक हमने देखा कि एयरवेज डिफिकल्ट ज्योग्राफी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, लेकिन अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ेंगे जिसमें एयर ट्रैवल सोशल एम्पावरमेंट और एक्सेसिबिलिटी का एक जरिया बन रहा है, और उस कहानी का नाम है उड़ान। इस इनिशिएटिव के पीछे जो विजन है ना, वो इसके नाम में ही साफ दिखता है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। ये नाम ही अपने आप में इसका पावरफुल मिशन बता देता है कि देश के आम नागरिक को उड़ने का मौका मिलना चाहिए। टेक्निकली उड़ान एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने शुरू किया है, और ये कोई मामूली स्कीम नहीं है। ये दुनिया में अपनी तरह की पहली स्कीम है जिसका एक ही मकसद है, छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना और फ्लाइंग को इतना सस्ता बना देना कि आम आदमी भी आराम से अफोर्ड कर सके। तो ये एम्बिशियस स्कीम आखिर काम कैसे करती है? वेल, इसकी स्ट्रैटेजी को ना हम 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। पहला, गोल। सरकार का मकसद है कि रीजनल एविएशन मार्केट को एक जोरदार किक स्टार्ट दिया जाए। दूसरा, एक्शन। अब इसके लिए करना क्या होगा? एयरलाइंस को एनकरेज करना होगा कि वो इन छोटे रिमोट रूट्स पर भी फ्लाइट्स चलाएं। और तीसरा, मेथड। अब एयरलाइंस ये क्यों करेंगी? उन्हें फायदा भी तो होना चाहिए, राइट? तो सरकार उन्हें जरूरी पॉलिसीज और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है जिससे ये उनके लिए भी एक प्रॉफिटेबल काम बन जाए। सिंपल एज दैट। चिट्ठियों से लेकर 4G तक कम्युनिकेशन ने भारत को कैसे जोड़ा है, आज हम इसी अमेजिंग सफर पर निकलेंगे। लेट्स डाइव इन। ऑलराइट, सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क। एंड व्हाट इज दैट? ऑफ कोर्स हमारा पोस्टल सर्विस यानी डाक नेटवर्क। सीरियसली थिंक अबाउट इट, ये वो फिजिकल कनेक्शन है जो देश के हर शहर, हर गांव और हर घर को जोड़ता है। एंड लुक, ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट यू माइट बी सरप्राइज टू नो कि भारत का पोस्टल नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। Yes, the largest in the world. It handles everything, from personal letters to massive parcels. जरा सोचिए, just imagine, इतने विशाल और डाइवर्स देश में हर कोने तक पहुंचना कितना बड़ा, कितना incredible काम होगा।
So how does this massive network even work? Well, it's pretty smart. Mail को basically दो main categories में बांटा गया है. First up, we have first class mail. इसमें क्या आता है? Cards, envelopes, the light stuff. And to get these delivered fast, इन्हें airlift किया जाता है. Then on the other hand, we've got second class mail. इसमें आती हैं भारी चीजें, like book packets, newspapers, and periodicals. Obviously, airlifting these would be expensive, right? So ये surface mail के through travel करती हैं, यानी by land and water. Okay, but what about the big cities? Mail delivery there needs to be super quick, right? Well, to make that happen, Chase special mail channels introduced किए गए हैं. You can see them here. Rajdhani Channel, Metro Channel, Green Channel, Business Channel, Bulk Mail Channel, and the Periodical Channel. Basically, हर channel का अपना एक specific purpose है, a specific job, ताकि ज़रूरी डाक को सही जगह पर on time पहुंच सके. Pretty efficient. All right, so we've talked about physical mail. चिट्ठियों की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं. Now, let's shift gears and talk about the revolution that connected the entire nation through voice. I'm talking about the telecom revolution. This was a real game changer. India's telecom network is actually one of the largest in all of Asia. That's huge. And get this, देश के 2/3 से भी ज़्यादा गांव में, more than 2/3 of our villages now have STD or subscriber trunk dialing telephone facility. That is a massive, massive achievement for sure. But the government's mission, well, that's even more ambitious. The goal is देश के हर एक single village तक 24-hour STD facility पहुंचाना. The idea is simple but powerful, ताकि कोई भी, कभी भी, कहीं भी, anyone, anytime, anywhere, can connect and talk. So you might be wondering, how was this even possible? How do you connect a country this vast? Well, it was like a perfect recipe. You take amazing developments in space technology, satellites, and you combine them with communication technology, our good old telecom towers, and boom, satellites और towers ने मिलकर एक nationwide network create कर दिया. It's what brought even the most remote areas into the mainstream. Okay, so far, we've been talking about one-to-one communication, right? Like a letter or a phone call. But now, let's switch our focus to one-to-many. I'm talking about mass communication. The kind of communication जो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक information and entertainment पहुंचाता है. So, what exactly is mass communication? Well, it's not just about entertainment. I mean, that's a big part of it, of course, but it also plays a super important role in creating awareness. It tells us about all sorts of national programs and policies. So it kind of has this double role, right? Entertainment plus information. And both these things are crucial in keeping a society connected and informed. And if you want a classic example of mass communication in India, look no further than All India Radio, or Akashwani, as we all know it. The beauty of AR is its reach. It broadcasts programs in national, regional, and local languages. Why is that so important? So that the message reaches everyone, in their own language. That way, no one is left out. And then, of course, there's television. And we have to talk about Doordarshan, India's national channel. Did you know it's one of the largest terrestrial networks in the whole world? For generations, DD has been giving us everything. Unforgettable entertainment, educational shows, and of course, all the big sporting events. It's really been a part of so many of our lives. Okay, let's move on to the power of content itself. And where do we get that? Well, through print media, newspapers and magazines, and of course, from the world's largest film industry. Check this out. In India, newspapers are published in about 100 different languages and dialects. That just shows you our incredible linguistic diversity. But here's a fun fact. Do you know which language has the most newspapers? As you can see on the chart, it's Hindi, followed by English and then Urdu. Now let's talk about movies. This is a big one. India is the largest producer of feature films in the world. Let that sink in. And it's not just about feature films. We also make a huge number of short films and video films. We are literally a nation of storytellers, and our stories reach every corner of the globe. So with so many films being made, there needs to be a system, right? Well, in India, every film, whether it's Indian or foreign, has to be certified by the CBFC, the Central Board of Film Certification. They are the authority that gives the green light for films to be shown to the public. So, we've looked at the past with the Postal Service and the present with telecom and mass media. Now, let's look to the future. And the future, as we all know, is digital. And India is getting ready for it with the Digital India program. The whole focus of Digital India can be summed up in this really cool equation.
IT plus IT equals IT. What does that mean? It means Indian talent plus information technology equals India tomorrow. It's a powerful vision, right? The dream is to use technology to transform our country into a knowledge-based society. हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहला सवाल, आखिर ये ट्रेड है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ट्रेड का मतलब है चीजों का लेन देन, उन्हें खरीदना और बेचना। आप सोचिए, जब आप मार्केट से कोई सब्जी खरीदते हैं ना, वो भी एक ट्रेड ही है। और ये सारा काम, ये सारा एक्सचेंज जहां होता है, उस जगह को हम कहते हैं मार्केट। अब ये मार्केट आपके घर के पास की छोटी सी दुकान भी हो सकती है, या एक गांव का मेला, या फिर 2 स्टेट्स के बीच का कोई बहुत बड़ा सौदा भी हो सकता है। ओके, तो ये तो हो गई देश के अंदर की बात। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब यही खरीद फरोख्त, यही ट्रेड देश की सरहदों को पार कर जाता है? तब इसका नाम क्या हो जाता है? चलिए, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम ग्लोबल लेवल पर लेके जाते हैं। जब भी कोई ट्रेड 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच होता है ना, तो उसी को ही कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इसको ऐसे समझिए, जापान से जो गाड़ियां आती हैं वो समुद्र के रास्ते से आती हैं, यूरोप से जो जरूरी दवाइयां आती हैं वो शायद फ्लाइट से आती हैं, और हो सकता है नेपाल से मसाले ट्रक में भरकर आते हो। ये सब चाहे समंदर से हो, हवा से हो या जमीन से, ये सब इंटरनेशनल ट्रेड का ही तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर ही रहे हैं, तो इसकी 2 सबसे जरूरी हिस्से हैं। आप कह सकते हैं कि ये 2 पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरा इंटरनेशनल ट्रेड टिका हुआ है। इनके बिना तो ये अधूरा है। और ये 2 चीजें हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बहुत सिंपल है। जब एक देश, मान लीजिए इंडिया, अपना बनाया हुआ सामान किसी दूसरे देश को, जैसे अमेरिका को बेचता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। इस शब्द को याद रखिएगा, EXPORT, एक्सपोर्ट, यानी सामान को देश से बाहर भेजना। और अब आइए इसका ठीक उल्टा देखते हैं। जब एक देश यानी इंडिया किसी दूसरे देश से, जैसे चाइना से, कोई सामान खरीदता है, तो उसे कहते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ? सामान को देश के अंदर लाना। तो चलिए इन दोनों को एक साथ रखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्सपोर्ट, इसका एक्स सोचिए एग्जिट जैसा है, यानी सामान देश से एग्जिट कर रहा है, बाहर जा रहा है। और इंपोर्ट, इसका इन सीधा सीधा मतलब है कि सामान देश के इन आ रहा है, अंदर आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल। अच्छा, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो समझ आ गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी देश का ट्रेड आखिर चल कैसा रहा है, फायदे में है या नुकसान में? वेल, इसको नापने का, इसको मेजर करने का भी एक तरीका है, और उस तरीके को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इसका पूरा हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, कैसे डिसाइड होता है कि एक देश ट्रेड से आखिर कमा रहा है या गंवा रहा है। और यकीन मानिए, ये सवाल किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी सवालों में से एक है। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड आखिर है क्या? ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपके घर के बजट जैसा। एक देश ने साल भर में अपने एक्सपोर्ट से, यानी सामान बेचकर, टोटल कितना पैसा कमाया, और दूसरी तरफ अपने इंपोर्ट्स पर, यानी सामान खरीद कर टोटल कितना पैसा खर्च किया। बस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसमें 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली, जब आपकी कमाई आपके खर्चे से ज्यादा हो, यानी जब आपके एक्सपोर्ट्स की टोटल वैल्यू आपके इंपोर्ट्स की टोटल वैल्यू से ज्यादा हो। इसको कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, बिल्कुल बिजनेस में प्रॉफिट होने जैसा। मतलब देश कमा ज्यादा रहा है और खर्च कम कर रहा है। और दूसरी सिचुएशन आती है इसके ठीक उल्टी, अगर आपका खर्चा आपकी कमाई से ज्यादा हो जाए, यानी जब इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा निकल जाए, तब उसे कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये थोड़ी चिंता वाली बात है, अ काइंड ऑफ अ लॉस, जहां देश खरीद ज्यादा रहा है और बेच कम रहा है। मतलब खर्चा ज्यादा, कमाई कम। ओके, तो अब हमने थ्योरी समझ ली है। चलिए अब इसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं, अपने देश इंडिया के केस में। आखिर हमारा देश इंडिया दुनिया भर को क्या क्या बेचता है, यानी क्या एक्सपोर्ट करता है, और दुनिया से क्या क्या खरीदता है, यानी क्या इंपोर्ट करता है। लेट्स फाइंड आउट। तो पहली बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, यानी वो चीजें जो इंडिया से बाहर जाती हैं। इसमें सबसे आगे आते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, हीरे जवाहरात, जिनकी चमक से पूरी दुनिया रोशन है। फिर आते हैं केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसमें कई जरूरी दवाइयां भी आती हैं जो हम बनाकर दूसरे देशों को देते हैं।
और हाँ, एग्रीकल्चर तो हमारी शान है ही। हमारे मसाले, हमारा अनाज, इनकी डिमांड पूरी दुनिया में है। और अब आते हैं इम्पोर्ट्स पर, वो चीजें जो हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है पेट्रोलियम क्रूड, यानी कच्चा तेल। इसके बिना तो ना गाड़ियां चलेंगी ना फैक्ट्रीज, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है या जो लैपटॉप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सामान तो आते जाते रहते हैं। एक ऐसी चीज है जो सामान नहीं है, एक सर्विस है, जिसमें इंडिया ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जायंट एट द इंटरनेशनल लेवल। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया आज एक ग्लोबल जायंट, एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहने की बात है, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ एक साल में FY23 में इंडिया ने IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करके यानी बाहर बेचकर $194 बिलियन कमाए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये इतना पैसा है जो दूसरे देशों से हमारे देश में आता है, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, और इससे हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। तो हमने इतनी बात की, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, लेकिन आखिर व्हाई डज इट ऑल मैटर? क्यों है ये सब इतना जरूरी? एक देश की तरक्की से इसका क्या कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब इस कोट में छिपा है। ये कहता है कि किसी देश का इंटरनेशनल ट्रेड उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का इंडेक्स है, एक बैरोमीटर की तरह। आप जानते हैं बैरोमीटर क्या करता है? वो हवा का प्रेशर नापकर बताता है कि मौसम कैसा रहेगा। बिल्कुल वैसे ही एक देश का इंटरनेशनल ट्रेड ये बताता है कि उस देश की इकोनॉमी की सेहत कैसी है, वो तरक्की कर रहा है या नहीं। इसीलिए ट्रेड को किसी भी देश का इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है टूरिज्म एज अ ट्रेड। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से जाते हैं और देखते हैं कि कैसे पिछले 2 दशकों में यानी कि लास्ट 20 इयर्स में इंडिया में टूरिज्म एक इतनी बड़ी एक मेजर इंडस्ट्री बनकर उभरी है। अब ये चार्ट जो आप देख रहे हैं ये साफ साफ दिखाता है कि हमने कितनी जबरदस्त ग्रोथ देखी है, राइट? पर सवाल ये है कि इस सक्सेस के पीछे आखिर कारण क्या है? व्हाट्स ड्राइविंग दिस? वेल, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है गवर्नमेंट के एफर्ट्स का। देखिए, देश भर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ना कई स्पेशल स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, जैसे कि स्वदेश दर्शन 2.0 जिसका फोकस सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस बनाना है, या फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो बॉर्डर विलेजेस में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। और इनमें से एक स्कीम है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है प्रसाद। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रसाद क्या है? वेल, इसका पूरा नाम है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। बेसिकली इसका मेन एम ये है कि हमारे जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं उन्हें डेवलप किया जाए और उन्हें टूरिस्ट के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स तो हो गई, लेकिन सोचिए इस बढ़ते हुए टूरिज्म से देश को सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स ही मिलते हैं या कुछ और भी कमाल के फायदे हुए हैं? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है नेशनल इंटीग्रेशन का, यानी कि राष्ट्रीय एकता। जरा सोचिए, जब नॉर्थ इंडिया से कोई केरला के बैकवाटर्स घूमने जाता है या साउथ से कोई आकर हिमालयाज देखता है, तो इससे क्या होता है? अलग अलग कल्चर्स के बीच एक कनेक्शन बनता है, एक अपनापन बढ़ता है। और दूसरा फायदा, ये हमारे जो टैलेंटेड लोकल आर्टिसंस हैं ना, जो स्थानीय दस्तकार हैं, उन्हें एक बहुत जरूरी सपोर्ट देता है। जब टूरिस्ट्स उनके हाथ से बनाए कश्मीरी शॉल्स खरीदते हैं या राजस्थानी पपेट्स ले जाते हैं, तो इससे ना सिर्फ उनकी रोजी रोटी चलती है, बल्कि हमारी अनोखी कल्चरल ट्रेडिशंस भी जिंदा रहती हैं। और फिर अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो टूरिज्म हमारे रिच कल्चर और हेरिटेज के बारे में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का काम करता है। ये एक तरह का ब्रिज बन जाता है, दुनिया को हमसे जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फॉरेन टूरिस्ट्स को इंडिया में अट्रैक्ट क्या करता है? ऐसा क्या है यहाँ? चलिए, इंडिया में टूरिज्म की जो अलग अलग टाइप्स हैं उन्हें थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो है हेरिटेज टूरिज्म। इसमें लोग हमारे शानदार हिस्टोरिकल साइट्स जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इन सब को देखने आते हैं। बेसिकली हमारे इतिहास को, हमारी विरासत को महसूस करने आते हैं। फिर आते हैं वो लोग जो इको टूरिज्म के शौकीन हैं। ये लोग हमारे देश की जो अद्भुत नेचुरल ब्यूटी है, हमारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसको एक्सपीरियंस करने आते हैं, सही मायनों में प्रकृति के करीब आने के लिए। और हाँ, जिन्हें थोड़ा थ्रिल और एडवेंचर पसंद है, उनके लिए है एडवेंचरिज्म। हमारे देश के डाइवर्स लैंडस्केप्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं, रिवर राफ्टिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग तक, यू नेम इट, बहुत एक्साइटिंग एक्टिविटीज हैं। इसके बाद है कल्चरल टूरिज्म।
इसमें विजिटर्स को हमारे रंग बिरंगे फेस्टिवल्स जैसे होली है, दिवाली है और हमारी जो यूनिक ट्रेडिशंस हैं उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। अब ये सुनकर आपको शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इंडिया अब मेडिकल टूरिज्म के लिए भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है। जी हां, दुनिया भर से लोग यहां वर्ल्ड क्लास अफोर्डेबल हेल्थ केयर सुविधाओं के लिए आते हैं। और आखिर में ऑफ कोर्स है बिजनेस टूरिज्म। इसमें प्रोफेशनल्स अपने काम के सिलसिले में कॉन्फ्रेंसेस के लिए या ट्रेड के लिए विजिट करते हैं और इसका सीधा सीधा फायदा हमारी इकोनॉमी को होता है। तो इतने सारे टाइप्स देखने के बाद अगर हम आगे की तरफ देखें तो ये साफ है कि इंडियन टूरिज्म का सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल साफ साफ बयान करता है कि देश के हर हिस्से में, हर कोने में टूरिज्म के विकास की अपार संभावना है। देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस अपकमिंग इंडस्ट्री को, इसके हर टाइप को, चाहे वो इको टूरिज्म हो या मेडिकल टूरिज्म, सबको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और ये सब हमें अपने ही आसपास देखने और सोचने पर मजबूर करता है ना? जरा सोचिए, आपके अपने रीजन में, आपके शहर या गांव के पास कौन सा ऐसा टूरिस्ट जेम छुपा हुआ है जिसके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपने इस पूरी चर्चा का आनंद लिया होगा और इस चैप्टर से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।